नमस्कार, जीएच एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत। आज का ये वीडियो आपको पता होगा किस बारे में पीछे दिख रहा है, थंबनेल पे भी देखा होगा कि यह है नवोदय का जो पेपर होने वाला है अपने 20 जनवरी को, उसी के लिए एक गेस पेपर बनाया मैंने, जो हूबहू उसी प्रकार का मैंने पैटर्न रखा है पेपर का। तो एक बार नवोदय के जो भी विद्यार्थी है वो एक बार पूरा पेपर, चाहे 1 घंटे का लगे चाहे 1.5 घंटा लगे, पूरा का पूरा पेपर एक बार आप ये देखोगे और टाइमिंग भी आप सही सेट करोगे कौन कौन से, और आप खुद उस वहाँ पे टेस्ट दोगे कि और देखोगे अपना रिजल्ट कि भाई मेरे कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें जो आप सभी को पता है कि एक तो देखो ओमार सीट भरते टाइम बच्चों जब एग्जाम में बैठो 20 जनवरी को, तब एग्जाम में ओमार सीट भरते हुए आप बहुत ध्यान रखना, क्योंकि आपका ये पहला कंपटीशन है। 5th क्लास में हो, आपका ये पहला कंपटीशन है और ओमार सीट भरने का भी ये आपको पहला अवसर है। हालांकि हमारे जो ऑफलाइन बेंच के बच्चे हैं उनको हम ओमार सीट से ही प्रैक्टिस करवाते हैं, ओमार सीट पे ही हम टेस्ट दिलवाते हैं, लेकिन जो आप घर बैठे हो या फिर जिन्होंने मतलब कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की, सीधा स्कूल में है या फिर प्रैक्टिस नहीं की, उनको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और उसका वीडियो जो है ओमार सीट का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आप देख लेना किस प्रकार आपको भरनी है ओमार सीट। अब मैं बात करूं रीजनिंग का जो पोर्शन है वो खंड ए में आएगा, मैथ्स का पोर्शन खंड 2 में आएगा, और उसके बाद आती है भाषा हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी है तो वो आती है खंड 3 में। अब हम बात करें कि भाई पहले खंड में कितने क्वेश्चन आते हैं, वो आप सभी को पता है कि क्योंकि मैंने एक सिलेबस का वीडियो बनाया था उसमें सारी है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारा आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। अब देखो कि एक खंड है, पहला खंड है मानसिक योग्यता परीक्षण, यानी कि रीजनिंग का पार्ट है। तो भाग 1 इसमें क्या होता है, अलग अलग 10 पार्ट होते हैं, 10 भाग होते हैं, उसमें रीजनिंग के प्रश्न आते हैं। अब पहला भाग 1 की बात करें तो ये होता है ओड और इवन वाला, यानी कि ओड एंड आउट वाला। तो इसमें क्या होता है कि असंगत को चुनना होता है, यानी ये 4 जो आकृतियां दी गई है इनमें से आपको क्या करना है, असंगत 3 एक किसी प्रकार से सेम समान रहेगी और एक जो आकृति है वो क्या रहेगी, भिन्न रहेगी। तो जो अपना वो भिन्न रहेगी वही अपना आंसर होने वाला है। अब देखो इसमें ये जो क्या कर रहा है, ये त्रिभुज का जो है टुकड़ा ये आपको यहाँ पे क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। ये भाग भी यहाँ पे इसको कंप्लीट कर रहा है, और ये भी अगर ऊपर लगेगा इसका तो ये भी कंप्लीट कर रहा है, लेकिन ये जो है ना ये इसको कंप्लीट नहीं करने वाला। यहाँ पे एक त्रिभुज होना चाहिए, तो अपना राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। हाँ, एक बार आप मैंने जल्दी से बता दिया, लेकिन आप देखते रहो और जल्दी से वीडियो को पॉज करके फिर आप आंसर कर लेना, क्योंकि मैं यदि ऐसे रुकूंगा हर क्वेश्चन के लिए तो वीडियो जो है लंबा होने वाला हो जाएगा। इसीलिए आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे सकते हो। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में भी आप करते हो तो वीडियो को पॉज करके कमेंट कर सकते हो। दूसरे का जो आंसर होने वाला है वो क्या है, देखो इसका जो छायांकित भाग है वो किधर वाला है, यानी कि हम मान लो कि लेफ्ट और राइट मान ले, से लेफ्ट और राइट, तो ये जो भाग है ये कौन सा होने वाला है, लेफ्ट, ये राइट। तो शेडेड जो है वो कौन सा भाग है, लेफ्ट का है। इसमें कौन सा है, इसमें राइट का है। भाई 2 पार्ट है, ये लेफ्ट ये राइट, ये भी लेफ्ट का है, ये क्या है, ये भी लेफ्ट का है। तो ये जो भाग है ये कौन सा होने वाला है, अपने आंसर यही होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो राइट है और तीनों में क्या है, लेफ्ट का भाग है जो फिल है या छायांकित है, बाकी ये इधर वाला राइट वाला है इसमें। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे का क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है वो अपने है 3 नंबर का क्वेश्चन जो है वो है TRW, ये क्या बन रहा है, ट्री। लेकिन इसमें ऐसा नहीं देखना कि ट्री बन रहा है बाकी में नहीं बन रहा है, इसमें देखना है, देखो T कितना है, 1 है, R कितना है, 1 है, E कितने हैं, 2 है। तो इसमें E 2 है, R 1 है, T 1 है। इसमें E 2 है, R 1 है और T 1 है। इसमें क्या है, देखो E 1 है, R क्या है, 1 है और T 2 दे दिए, जो कि होने कौन से चाहिए थे, E 2 होने चाहिए, T
2 दे दिए, तो अपना जो आंसर होगा वो यही होगा। इसमें देखो 3 जो लाइन है वो सीधी लाइन दी हुई है और 4 क्या है, तिरछी लाइन दी है। तो सीधी लाइन से 1 ज्यादा है, ठीक है, 2 लाइन यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, ठीक है, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो ये भी ठीक है। यहाँ पे क्या किया, इसमें ही 2 दे दी और इसमें ही 2 दे दी, तो ये भी अपना आंसर होने वाला है। अब ये हो गया भाग 1। भाग 2 में क्या करना है वो आगे देखो। अब आगे का जो पार्ट है वो भाग 2 है। इसमें आपको क्या करना है, 5 से लेके 8 क्वेश्चन तक आपको ये जो आकृति दी है ये है प्रश्न आकृति। ये क्या है, प्रश्न चित्र है, और इधर आपके क्या है, उत्तर चित्र है। क्या है, उत्तर चित्र। इसमें से आपको सेम टू सेम जो आकृति है प्रश्न चित्र के जैसी की जैसी आपको ढूंढनी है, तो जल्दी से ढूंढो। देखो इधर हमें क्या देखना है, 1 2 3 4 5 6 तो इधर क्या है, लाइन है इसमें, और ये सर्किल दिया हुआ है। इसमें देखो ये सर्किल क्या है, शेडेड है यानी छायांकित है, तो ये गलत हुआ। इसमें जो लाइन है वो एकदम सीधी है, इसमें थोड़ी सी तिरछी दी हुई है, तो ये भी गलत। तीसरा जो है ये सर्किल ऊपर दे दिया, ये ऐसे गलत हो गया। चौथा जो ऑप्शन है देखो ये सर्किल नीचे है, 1 2 3 4 5 6, और ये लाइन जो है वो तिरछी है, तो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखो, ये सेम ढूंढना है, तो एस डब्ल्यू वाई पी और बीच में जी, तो बीच में जी इसके है, लेकिन यह क्या है, डब्ल्यू से शुरू हुआ, एस की जगह डब्ल्यू आ गया। इसमें एस डब्ल्यू जी बीच में पी वाई, हाँ अपना जो आंसर है वो सेम आंसर ये आगे के मत अपने आप ही गलत है। ये देखो ये इसका मिरर इमेज दिया हुआ है, तो ये तो गलत हुआ। इसमें एक जो सर्किल है वो छायांकित नहीं है, नहीं तो ये सही हो जाता। इसमें एकदम सीधा दे दिया, ये सीधा सा गलत है, तो अपना राइट जो आंसर होगा वो होगा 4th ऑप्शन। ये देखो ये इसमें देखो पूरा शेडेड दिया है, बस थोड़ी सी लाइन दी है, लेकिन ये गलत है। इसमें एक ये लाइन जो ऊपर वाली लाइन नहीं है, और इसमें अपना ये आंसर क्या है, यही है, ये ऊपर दे दिया साइड में, जो छायांकित भाग है वो साइड में, इसमें ऊपर दे दिया, तो ये वैसे गलत। अपना जो आंसर है वो 3। हाँ पेरेंट्स हम ऐसे तो मना करते हैं कि भाई ऑफलाइन बेंच में बच्चों को फोन वगैरह देखने के लिए मना करते हैं, लेकिन ये जो वीडियो है ये उनके नवोदय वालों के लिए मतलब बेहद इंपॉर्टेंट है। तो बस इस वीडियो को देखने के लिए, यानी इस पेपर को, गेस्ट पेपर को करने के लिए उन्हें फोन आप जरूर दें, और अपने बच्चों की जो तैयारी है वो एक बार चेक हो जाएगी। अब आगे देखो बच्चों, भाग 3 क्या है, भाग 3 में आपको क्या करना है, आकृति कंप्लीट करनी है। जो ये आकृति दी हुई है इसमें एक भाग कम है, इस पे एक भाग अनकम्प्लीट है, वो हमें कंप्लीट करना है। तो देखो ये जो इसमें क्या करना है कि यदि ये भाग खाली है तो इसके सामने वाले का जस्ट उल्टा, यानी कि इसको उल्टा करके यहाँ पे लाना है। तो ये तो देखो ये आकृति तो दिख रही है, नहीं है। दूसरी आकृति इसमें क्रॉस दिया हुआ है और आकृति यहाँ पे क्या है, बंद है, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए। हाँ तीसरी आकृति हमारी जो है वो एकदम राइट आंसर है, ये इसकी उल्टी है, और यहाँ पे आने पे ये जो फिगर है वो एकदम कंप्लीट हो जाएगा। अगली बात है, तो अगला इधर चिन्ह जो तीर है वो नीचे की तरफ है, उसको ऊपर की तरफ हो जाएगा, ऊपर की तरफ है वो नीचे, ये तो आमने सामने हो गए, ये गलत। इसमें ये क्रॉस का चिन्ह दे दिया, ये भी गलत। इसमें देखो ये जो आकृति ये पार्ट 1 है ना, इसका जस्ट उल्टा, यानी चतुर्थांश बोलते हैं हम इसे, चतुर्थांश का, इस पहले चतुर्थांश का जस्ट उल्टा इसमें आएगा, तो अपना राइट आंसर यही होने वाला है। अगला देखो इसमें क्या करना है, एक साइड में डॉट डॉट है, एक साइड में छायांकित है, तो ये नहीं है, अपना भाग जो है वो यही आंसर होने वाला है। इसमें जो डॉट है वो नीचे आने थे, ये गलत, और ये इसमें छायांकित दे दिया, ये गलत। अगला है इस पार्ट को कंप्लीट करना, यानी कि एक चतुर्थांश में 3 बिंदु, ये जो सर्किल दिए हुए 3, तो ये तो पूरा जो 2 चतुर्थांश का साथ में दे दिया, इधर इसमें क्या कर दिया, ये छायांकित कर दिए, तो अपना राइट आंसर जो होने वाला है ये, यानी कि जो तीसरा ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर है। भाग नंबर 4 देखो, तो भाग 4 में आपको क्या करना है, देखो टेस्ट दे रहे हो ना, सब टेस्ट जरूर देना, और
अपना जो रिजल्ट है वो कमेंट बॉक्स में करना कि मेरे इतने सही हुए हैं। उनका नाम मैं अगले वीडियो में लेके रिजल्ट भी डिक्लेयर करूंगा कि भाई किन की रैंक आई है, कौन सी रैंक आई है, ठीक है ना। हाँ, अब देखो इसमें क्या करना है पहले में, अब जो इसमें 5 भाग बना दिए छतरी के, अलग अलग 5 भाग किए। अब इसमें पहला जो भाग है इसमें ये छायांकित है, उसके साइड में दूसरी साइड में ये पहला, फिर इधर दूसरा, तो आगे कौन सा आना चाहिए, तो इधर का दूसरा, तो इधर का दूसरा इसमें ये है, लेकिन इसमें क्या बना ऊपर ये जो अलग आकृति दे रखी है, इसमें सेम आकृति दे दी, यानी कि ये जो तीसरी आकृति है वही ये दे दी, तो ये गलत। आगे का जो भाग है ये इसमें ये अलग दे दिया, उल्टा कर दिया इसको, तो अपना जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है। अब आगे देखो, एक बार क्वेश्चन आप देख लो, क्वेश्चन को देखा, पॉज करो वीडियो को और फिर अपना आंसर दो, ठीक है। इसमें क्या हो रखा है, एक तीर, इधर तीरों की जो ये निशान है वो क्या हो रहे, तीरें बढ़ रही है एक दूसरी साइड में। तो इधर अब देखो ऊपर जाने वाली 2 हो गई, अब 1 हो गई नीचे जाने वाली, तो चौथी आकृति में जो आएगी वो क्या आएगी, ऐसे इस प्रकार की जो नीचे आने वाली है वो आएगी। तो इसमें देखो ये 3 एक साइड में जा रही है, ये गलत, इसमें ये है, लेकिन इसमें देखो एक आकृति बनेगी, क्या, ये इसका आंसर नहीं होने वाला है, इसमें आंसर जो होगा वो ये होगा इसका, ठीक है। और इसमें तो 5 हो गई, ये ऐसे ही नहीं है। जो राइट आंसर है अपना देखो, एक ऊपर जा रही है, दूसरी ऊपर जा रही है, फिर ये एक आ रही है, ये आ रही है, यहाँ की ये दोनों है जो आपस में मिलेगी और इस प्रकार की आकृति बनेगी। इसका जो राइट आंसर होगा वो ये ऑप्शन नंबर 3। आगे का क्वेश्चन देखो जल्दी, इसमें क्या दिया गया है, ABCD, तो यानी कि जेड के बाद W आया है, W के बाद R आया है, ये एक सीरीज टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। तो देखो जेड के और W के बीच में कौन कौन से X और Y, यानी दो जो अल्फाबेट है वो यहाँ पे मिसिंग है। इसमें क्या किया है, R और W के बीच में मिसिंग जो है वो 4, कौन कौन से, R के बाद में S T U V, यानी ये 4 गायब है। आगे जो आने वाले हैं वो कितने गायब है, 8, तो 8 18 जो है, ये R जो है ये 17 नंबर पे आता है, 17 में से आप 8 माइनस करोगे तो ये आएगा 9, और 9 नंबर पे आपको पता होना चाहिए कौन सा अक्षर आता है, I आता है, J 10 पे आता है, K 11 पे आता है, और I जो है वो 9 नंबर पे आएगा। अपना राइट आंसर यही होने वाला। अब देख लो बोले, I के बाद में J K L M N O P Q और R, यानी कि 8 जो अल्फाबेट है वो बीच में से मिसिंग है, और अगला अपना R है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या किया गया है, इसको क्या कर रहा है, इस घोड़े को घुमा रहा है, एंटी क्लॉक घुमा रहा है कि क्लॉक वाइज घुमा रहा है, तो इसको एंटी क्लॉक 90 डिग्री घुमा रहा है। कितने डिग्री, 90 डिग्री। अब इसका ये जो बनेगा वो कैसे बनेगा, ये ऐसा बनेगा। ये जो आंसर है अपना 4th ऑप्शन इसका आंसर होने वाला है। भाग 5 में हमें क्या करना है, ये हमें 4 लाइन दी गई है, इसमें क्या, ये है सादृश्यता वाला भाग है। इसमें ये 4 लाइन दी गई है, इसका ऐसा चित्र बना दिया, वृत्त बना दिया। अब इसमें कितनी लाइन दी गई, 1 2 3 4 5। अब इन आकृतियों में से 5 लाइन वाला, जो 5 भुजा वाला ये जो आकृति होगी वही अपना राइट आंसर होगा। तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, अपना राइट आंसर। अगला इसमें दिया गया, पूछा गया कि 6 के बाद में 36, यानी कि इसमें लॉजिक क्या लगाया गया वो आपको पता चल गया होगा, और नहीं चला है तो वीडियो को पॉज करो और पता करो क्या लॉजिक लगाया। अब मैं बता रहा हूँ, 6 का 36 यानी कि स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर 36, तो 7 का स्क्वायर कितना होने वाला है, तो ये नहीं है, ये अपना जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2। अब इसमें क्या किया गया है, इसमें ये जो छोटा वाला चित्र है इसे एक छोड़ के आगे ले जाया गया, यानी कि ये बीच का है यहाँ पे छोड़ दिया और इसको ऊपर की तरफ ले गए। तो इसे भी क्या करना है, यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे लाना है इसको, या एक भुजा ये जो है यहाँ छोड़ देनी है और अगली भुजा पे इसको शिफ्ट करना है। तो अगली भुजा पे, ये तो सरासर गलत है, ये जो है देखो
ये इस भुजा को छोड़ के यहाँ पे आया, तो अपना जो राइट आंसर है वो सेकंड है। अगला देखो, इसमें बाहर क्या है, बाहर वृत्त है, अंदर क्या है, अंदर है त्रिभुज। तो अगले जो चित्र है उसमें क्या हुआ है कि जो बाहर चित्र था यानी वृत्त था वो तो अंदर आ गया और पूरा जो छायांकित हो गया, और जो त्रिभुज था वो बाहर आ गया। आगे के जो हमें करना है, उत्तर ढूंढना है हमें, वो किस चीज का ढूंढना है, तो देखो बाहर क्या है, बाहर है वर्ग और अंदर क्या है, वृत्त है। वर्ग है जो क्या है, पूरा छायांकित है, और अंदर का जो वृत्त है वो खाली है। तो इसकी जो आकृति बनेगी वो कैसी बनेगी, देखो इसमें तो दोनों वर्ग दे दिए, ये तो गलत। इसमें एक त्रिभुज दे दिया, त्रिभुज हमारे पास यहाँ पे है नहीं। तीसरी जो आकृति है वो है, बाहर आ गया वृत्त, अंदर वृत्त था, बाहर वृत्त आ गया। बाहर क्या था, वर्ग था, अंदर वर्ग आ गया और छायांकित भी है। तो ये हुए अपने 5 भाग कंप्लीट। अब हम आगे बात करें भाग नंबर 6 की। भाग 6 में क्या होता है, इनकम्प्लीट फिगर दिया होता है और इसमें क्या करना होता है, हमें इन 4 ऑप्शन में से 4 जो उत्तर चित्र है इनमें से जो सुटेबल है, जो फिगर को कंप्लीट करता है, वो हमें चूज करना है। तो देखो ये आकृति जो है इस प्रकार दी गई है। अब इसमें क्या किया गया, ये छोटा है, इसकी साइज बड़ी है, इसकी साइज छोटी है, तो ये गलत हो जाए। ये एकदम दिख रहा है आपको, गलत है। ये जो आकृति है अपनी भाग, जो ऑप्शन नंबर 3 है, वो अपना राइट आंसर है। आगे की आकृति देखो, प्रश्न आकृति दी हुई है इधर, यहाँ पे ये बन रहा है त्रिभुज, ये नहीं होगा। ये सही होता यदि ऊपर से क्या रहती, बंद रहता, लेकिन ये जो तीसरा अपना ऑप्शन है ये अपना राइट आंसर है। अगला देखो, इधर तीर का दिया है, यानी कि जो कट है वो इधर दिया गया है, तो ये जो तीर का निशान है वो ऐसा बनने वाला है। तो इसकी मैं बात करूँ तो ये साइज में बड़ा है। अब ये जो है इसमें क्या कर दिया, इसमें ये ऊपर से सीधी लाइन है और इसमें जो ये लाइन है ये सही है। अपना आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या किया गया है, 24 में अपना जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 होने वाला है। अब मैं बात करूं भाग 7 की, तो भाग 7 जो है वो मिरर इमेज वाला है। तो इसमें क्या है, मिरर का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, मिरर का है। तो मिरर में क्या है, एक तो यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, इसे बोलते हैं हम पार्श्व मिरर, और एक ये होता है, इसे हम बोलते हैं कि जल प्रतिबिंबी, इसे हम बोला करते हैं। लेकिन अपने जो क्वेश्चन आता है लगभग यही आता है, ठीक है। अभी हम देख लेंगे ऐसा बनेगा तो भी कैसा होगा हमारा आंसर, देख लेंगे, ठीक है। अब मैं बात करूं कि इसकी, तो इसका जस्ट उल्टा, यानी कि इस मिरर में क्या होता है कि ये जो भाग होता है इसके पास वाला, मिरर के पास वाला है, वो इधर आके भी पास ही रहेगा, लेकिन इसकी जो दिशा है वो चेंज हो जाती है। तो देखो ये तो हमें सेम टू सेम दे दिया, यानी कि अपना आंसर ये तो होना नहीं है। अब इसमें क्या किया, इसे तो चेंज कर दिया, ये तो ऊपर वाला तो राइट है, लेकिन नीचे वाला है इसे क्या कर दिया, सेम रख दिया। तीसरा जो ऑप्शन है वो अपना देखो, इसे चेंज किया, इसका जो तीर का जो है मुंह है वो ऊपर ही रहने वाला है और इस मिरर की साइड है, ठीक है। ये दूसरा है, इसे भी चेंज किया गया, यानी अपना राइट आंसर है। इसमें क्या किया गया, इसे सेम रख दिया और इसे चेंज कर दिया, तो अपना जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 3 होने वाला है। अगला है JIYA। इसमें क्या होता है, अल्फ़ाबेट में कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो उनको पार्श्व मिरर में कुछ चेंज नहीं होता, जैसे ए होता है वो चेंज नहीं होता, H चेंज नहीं होता, I चेंज नहीं होता, ठीक है। इस प्रकार के H चेंज नहीं होता, और इस प्रकार के जैसे T चेंज नहीं होता। इस प्रकार के अल्फ़ाबेट है वो चेंज नहीं होते, लेकिन जैसे J चेंज होगा, Y चेंज होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये क्या किया, ए, ठीक है, ये Y ए को सही रख दिया, लेकिन यहाँ पे Y को क्या कर दिया, सेम टू सेम रख दिया, लेकिन इसमें सेम रहने वाला है नहीं, इसमें क्या होगा, ये चेंज होने वाला है। दूसरी बात, ए ठीक है, Y को भी चेंज कर दिया, I चेंज होगा नहीं तो राइट है, लेकिन क्या किया है, इसको J को चेंज नहीं किया है, J को इस प्रकार करना था। आगे मैं बात करूं J, ये तो जस्ट उल्टा ही कर दिया, J पहला नहीं आएगा,
अब अपना लास्ट ऑप्शन बचता है फोर्थ, यही अपना आंसर है। देखो ए को चेंज किया, आई को चेंज किया और वाई को भी चेंज किया, आई सेम रहने वाला है और जे को चेंज कर दिया, अपना आंसर फोर्थ। अब ये एक ग्लोब के जैसी आकृति बनाई हुई है, इसमें जो लाइन है अंदर की तरफ 4 लाइन है और सीधी लाइन है, वही देखना। अब ये क्या कर दिया, अब देखो यदि मान लो मिरर यहाँ पे होता या फिर जल प्रतिबिंब पूछता तो ये आकृति अपनी होती, ठीक है। फिर भी इसमें भी क्या दिक्कत है, एक ये आकृति होती ना तो इसमें ये जो लाइन है वो इस तरफ बनती, ना कि इस तरफ, ठीक है। और लाइन जो ये अंदर वाली लाइन ये उल्टी हो जाती, ये सही, ठीक है। अगला ये गलत है। तीसरा ऑप्शन अपना राइट आंसर है, क्योंकि ये जो लाइन है वो इधर ना होके उधर हो जाएगी, बस यही चेंज होने वाला है इसमें, और कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये गलत है। अगला देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना आप। पहले इन दोनों को देखो, ये तो एकदम सीधा कर दिया, ये गलत हो गया। इसमें जो ये पंखुड़ी है नीचे, ये साइड वाली ये नहीं है तो ये चला गया। इनको देखो, रीजनिंग के पर्सन को आप जितना ज़्यादा ऑप्शन से करोगे उतना ही ज़्यादा, ऑप्शन एलिमिनेट करके करोगे ना उतना ही ज़्यादा आपके सरल हो जाएगा ये, ठीक है। अब आगे देखो, इसमें क्या किया, इसमें ठीक है अपना जो आंसर होने वाला है वो यही होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें और इसमें क्या चीज़ है, देखो बाकी सेम है लेकिन ये जो पंखुड़ियाँ हैं ये नीचे कर दी, इसमें नीचे नहीं होगी, इसमें ये जो पंखुड़ियाँ ये ऊपर ही रहने वाली है, ठीक है। चलो तो अपना भाग 7 कंप्लीट। अब मैं बात करूँ भाग 8 की, तो भाग 8 में जो पहला भाग 8 है क्या, भाग 8 है पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग, यानी कि पहले पेपर को फोल्ड करना है, जैसा पर्सन कहता है उस प्रकार हमें एक पेपर को फोल्ड करना है। उसके बाद में उस पेपर पे फोल्ड करने के बाद वो क्या कर देगा, कोई या तो ऐसा चिन्ह बनाएगा या फिर वो पेपर कट करेगा। उसके बाद हमें जिस प्रकार फोल्ड किया था उसी टाइप का हमें वापस पेपर को खोलना है। उसके बाद पेपर में कैसी आकृति बनती है वो हमें बतानी है। एक मैं आपको प्रैक्टिकल पेपर से भी करके दिखाने वाला हूं। तो देखो, ये कोई मान लो अपना पेपर है, ठीक है। अब इस पेपर को क्या करना है, इस पेपर को मान लो ये बोल रहा है कि देखो ये मान लो कि इस प्रकार का कट लगा रहा है कि इस प्रकार हमें ये फोल्ड करना है। पहला ही मान लो मैं प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ इस प्रकार। देखो ये मान लो हमारा पूरा पेपर है, ठीक है। अब इसको क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि इस प्रकार हमने क्या किया, फोल्ड किया है ऐसे, ठीक है, ऐसे हमने फोल्ड कर दिया। अब बोल रहा है कि इस प्रकार करना है, तो लो हमने ये भी कर दिया, ये पेपर को फोल्ड कर दिया। अब क्या कर रहा है, देखो ये इस टाइप की आकृति बनी और यहाँ से इसने क्या किया, यहाँ से इसने कट कर दिया, ऐसे फोल्ड कर दिया, फोल्ड करके कट कर दिया। मान लो मैं भी इसे क्या कर दूं, कट कर दूं। तो ये मैंने कट कर दिया, ठीक है, कर दिया। उसके बाद ये मेरी आकृति ऐसी बनी है। अब वापस क्या करना है, पेपर को खोलना है। तो पेपर को ये खोल लो, ये खोला मैंने, तो अभी कैसी आकृति नजर आ रही है इन चारों में से, देखो इस प्रकार की आ रही, लेकिन ये अभी अधूरा है। और अभी मैं ऐसा खोलूंगा तो ये देख लो कैसा बना है। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो इसी प्रकार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको। तो ये पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग होने वाला है, ठीक है। अब हम पर्सन आगे करते हैं। देखो देखो अब इसमें क्या, ऊपर की साइड कुछ नहीं बना, ये देखो एक बार फोल्ड किया, वापस ऐसे फोल्ड किया, फिर यहाँ पे क्या लगाया, कट लगाया, और इसी आकृति हमारा जो ऑप्शन है वो 3 होने वाला है। अगला देखो ये राउंड शेप में है। एक बार मैं प्रैक्टिकल के साथ आपको वापस बता रहा हूँ, राउंड शेप में जो है अपना पेपर होने वाला है। ये मान लो आपका लगभग राउंड शेप सा हो गया है, एकदम राउंड तो नहीं है लेकिन मान लो राउंड शेप सा है। अब इसे क्या कर रहा है, इसको बोल रहा है कि फोल्ड करो। कैसे फोल्ड करो, इसको ऐसे, ये फोल्ड कर दिया, चलो फोल्ड करते हैं हम इसको, ये फोल्ड कर दिया। अब बोल रहा है इसको कैसे फोल्ड करो, ऐसे फोल्ड करो, चलो ऐसे फोल्ड कर दिया।
ठीक है। अब ये आकृति बन गई ऐसी अपनी, ठीक है, मान लो ये आकृति ऐसी बन गई। और यहाँ पे क्या कर रहा है, या तो इसमें डॉट डॉट किया गया, हम क्या कर देंगे इसमें छेद निकाल देंगे। क्या कर देंगे हम इसमें क्या कर देंगे, इसमें एक छेद यहाँ पे निकालेंगे और एक छेद यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसे ओपन करते हैं। ओपन किया तो अभी 4 और अभी 8। अब देखो मेरे पास आपको दिख रहे होंगे कितने छेद बन रहे हैं इसमें। देखो एक ये 2, एक यहाँ पे 3, एक ये 4, एक ये 5, एक ये 6, एक ये 7 और एक ये 8। यानी कि टोटल मेरे पास जो है वो 8 बिंदु बन गए। ठीक है, तो अब जो हमें देखना है 8 बिंदु वाली जो चित्र है वो हमारा पर जो आंसर होने वाला है। तो देखो एक तो 8 इसमें, देखो पहले में 4 ये गया और ये गया, इसमें भी 8 है लेकिन इसमें भी 8 है। लेकिन ये जो देखो ये जो चारों है ना, ये इतने अंदर की साइड नहीं है, इसमें क्या है बाहर की साइड बनेंगे। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होने वाला है। आगे का क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 31 नंबर, जिसमें अब आपको देखो एक चीज़ याद रखना है कि वहाँ पे आपको पेपर नहीं लेके जाना है। और जो मैंने 2 क्वेश्चन में मैंने बताया है कि पेपर को कट करके, वैसा आपको नहीं करना, आपको अपने दिमाग में वो कट करना है। ठीक है पेपर, क्योंकि वहाँ पे कोई पेपर वगैरह आपको नहीं ले जाने देंगे। अब देखो, अब मैं बात करूँ तो इस तीर को, ये जो पूरा पेपर है इसे एक बार फोल्ड किया, दूसरी बार फोल्ड किया और तीसरी बार जो ये दूसरी बार फोल्ड करके इस प्रकार के ये 2 बिंदु बनाए हैं। तो अब इसमें देखो इसमें कितने 4। अब एक चीज आपको याद रखनी है कि पेपर को देखो 2 बार मतलब इसको फोल्ड किया गया, पेपर को 2 बार। अब 2 बार पेपर को फोल्ड किया गया, इसमें 1/4 बना है। आपने पढ़ा होगा 4/4, एक ये मतलब चतुर्थांश मतलब कि भाग, ये 1 2 3 4, ये 4/4 हो गए। इसी प्रकार इसमें 1/4 में 2 बिंदु बने हैं, तो 2 में कितने बनेंगे 4 और 4/4 में कितने बनेंगे 8। लेकिन अब 8 वाला हमें रखना है, तो ये तो पहला ऑप्शन गया। दूसरे ऑप्शन में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी गया। तीसरे में देखो 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 8, ये बन रहा है। लेकिन अब देखो इनकी जो स्थिति है, यदि मैं इसको इस प्रकार काटूं, देखो अब देखो ये खुलेगा इस तरफ से, तो ये ठीक है, इसका मिरर, ये मिरर वाला काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। और इनके दोनों इस प्रकार साइड में, यानी कि इसका उल्टा ये होगा, इसका उल्टा ये होने वाला है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होने वाला है। अब मैं बात करूं 32 की, तो 32 में क्या किया गया, एक बार हाफ पेपर को फोल्ड कर दिया, ठीक है, उसके बाद और हाफ कर दिया और इसका आधा इधर टुकड़ा बना दिया। यानी कि इसी प्रकार इसमें 8 हो गए, 8 भाग, एक पेपर है उसके 8 भाग किए, 8वां भाग है वो ये है और इसमें इस प्रकार की आकृति बनी है। तो अब देखो एक में 2 बने हैं, तो 8 भाग में कितने बनेंगे 16 बनेंगे। 16 बनेंगे तो ये क्या है, ये गया और ये भी गया। अभी इन दोनों का देखना है, तो इन दोनों का देखो, यदि पेपर यदि इस प्रकार खुलेगा कि पेपर यहाँ पे अपना जो है ये बन रहा है ऐसा, अब इधर वाला बनेगा तो वो कैसा बनेगा, मिरर, यहाँ पे मिरर किस, देख लो मिरर वाला लग जाएगा ये। अब इसका दूसरा भाग, तो वो कैसे बनेगा ये। अब एज इट इज इसका आधा है, ये सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगा। तो अपना जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर 3। और ये ऑप्शन में इसमें क्या किया है, देखो ये छायांकित है टोटल और ये सीधा दिए रखा है, तो अपना आंसर ये भी नहीं होगा। ये हमने 8 भाग कंप्लीट कर लिए, 9वां और 10वां। अभी 2 पार्ट और बचे हैं, 8 क्वेश्चन रीजनिंग के बचे। उसके बाद आपके धर्मेंद्र सर जो हैं वो मैथ्स का पोर्शन करवाने वाले हैं, तो बने रहिए। अब दोस्तों मैं बात करूं भाग 9 की, तो भाग 9 में क्या किया गया है, इधर हमें दिए गए हैं प्रश्न चित्र। प्रश्न चित्र में क्या किया गया है, ये 4 अलग अलग
आकृतियां दी गई है, 3, कोई में 3, कोई में 4 आकृतियां अलग अलग दी गई है। इनमें से क्या करना है हमको, इनको जोड़ के और एक सुव्यवस्थित जो आकृति बनती है, फिगर बनता है, उससे हम बनाना है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है कि एक त्रिभुज बन रहा है, 2 बन रहे और एक ये चतुर्थांश बन रहा है, तो ये गलत हो गया। हमारे पास तो 2 त्रिभुज ही दे रखे, एक क्रॉस का चिन्ह है और एक सर्किल है। इधर देखो 4 त्रिभुज हो गए, ये गलत। ये देखो ये जो अपना राइट आंसर है, क्योंकि इसमें देखो 2 त्रिभुज है, एक सर्कल है, उसके अंदर क्या है, क्रॉस का चिन्ह, ये भी गलत हो जाएगा। अब ये देखो इसमें देखो 4 त्रिभुज बने रहे हैं, ठीक है, तो इसकी जो आकृति होने वाली है वो कैसी होने वाली है, वो देखो सीधा मैं आपको बता दूं। इसकी जो आकृति है, अब यदि मान लो एक त्रिभुज पे ऐसा बनेगा, एक तो ये आकृति होगी, इसमें 2 त्रिभुज है वो अलग से है और 2 आकृतियां कैसी है, ऐसी है, इसमें और इसमें, दोनों में सेम। और ये तो होने वाला नहीं है, दिख रहा है साफ साफ। अपना जो आंसर है वो ये है 4th नंबर का। क्यों है देखो मैं बता दूं आपको, ये आकृति हमें इस प्रकार की दी गई है, यहाँ पे ये और इस प्रकार का है, ठीक है, और इधर क्या बना दिया, इधर भी सेम जो आकृति है वो इस प्रकार की बनाएगी। तो ये और ये तो आ गई, अब बीच में बचा ये, तो इसको यहाँ पे डाल दिया, ये आकृति ऐसी बनी है, ठीक है। 4th नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर है। इधर है, इधर देखो यहाँ पे ये चतुर्थांश बन रही है, गलत, यहाँ पे ये भी गलत। इसमें क्या कर रहा है, इसमें भी एक चतुर्थांश टाइप का बना दिया, तो ये अपना राइट आंसर 4th। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 भाग 9 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, इसमें देखो ये 2 ये रहा है, यहाँ पे ये एक तो ये रहा और एक ये रहा, एक त्रिभुज आ गया और एक ये अर्धवृत्त आ गया। तो अपना जो आंसर होने वाला है, रीजनिंग का जो भाग फर्स्ट है, यानी कि खंड फर्स्ट है, उसका भाग लास्ट है, वो है 37वां क्वेश्चन। आप देखो इधर बनाना है W की आकृति किस में बन रही है वो हमें देखनी है। तो पहला ही ऑप्शन अपना राइट होने वाला। देखो ये मैं ऊपर नहीं बना के इधर साइड में बना रहा हूँ थोड़े से, ये देखो ये W बन गया, तो अपना जो आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन की, दूसरे क्वेश्चन की अगली बात करें हम, तो यहाँ पे बनाना ये तो है छतरी, तो लेकिन ये सर्किल नहीं है। इधर देखो ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये बन रहा है और ये भी बन रहा है, तो अपना दूसरा ऑप्शन राइट। तीसरे में देखो इसमें तो नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है, इसमें यहाँ से नहीं, यहाँ से होती तो आगे बात बनती, इसमें बिल्कुल नहीं है, तो अपना राइट आंसर जो होगा वो 4th होगा। ये देखो मैं आकृति बना रहा हूँ, बाहर ऑफलाइन क्लास जो है वो शुरू हो गई है, तो आवाज़ आ रही है उनकी, ठीक है। ये इस प्रकार की आकृति बनी है, अपना जो 4th ऑप्शन है वो राइट है। अगला देखो ये, इसमें देखो हम देख लेते हैं एक बार, ये है लेकिन ये यहाँ पे सीधी जो लाइन है वो नहीं है। यहाँ पे देखो ये बन रहा है, यहाँ से ली गई ये लाइन, दूसरी लाइन यहाँ आगे ऐसे जाके फिर ऐसे, फिर यहाँ से, और ये ली गई है ये लाइन, और ये इस प्रकार की आकृति बन रही है। तो ये जो आकृति है ये ऑप्शन नंबर 2 में बन रही है। तो ये रीजनिंग का पोर्शन एकदम अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से समाप्त हुआ। अब आप बताओ आपके 40 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और आगे का जो पोर्शन है मैथ्स का, वो धर्मेंद्र सर जो है आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। बने रहिए वीडियो में, फिर मैं लेके आऊँगा हिंदी का जो अनुच्छेद का पार्ट है, ठीक है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, जो नवोदय की परीक्षा कक्षा 6 के लिए प्रवेश परीक्षा है वो 20 तारीख को होने वाली, 20 जनवरी को, तो उसके लिए हम आपके लिए पहले से एक पेपर सेट करके लेके आए हैं, तो आप घर पे इनका अभ्यास कर सकते हैं। मैं साथ ही यहाँ पे इन प्रश्नों का जो है सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा। तो चलते हैं हमारे अंक गणित जो खंड 2 आता है पेपर का, नवोदय के पेपर का, उसकी तरफ। उसमें 20 सवाल आते हैं, तो आपको मैं उनका साथ के साथ हल करवा रहा हूं। पहला प्रश्न आता है इसमें, अंक 7, 2, 1, 0, 8, 4, 9 से बनने वाली सबसे छोटी 7 अंकों की संख्या होगी। तो सबसे छोटी संख्या बनानी है इन अंकों का प्रयोग करके हमें।
तो इसमें हमने देखा कि इन अंकों में एक तो जीरो आ गया। तो जब भी प्रश्नों में जीरो आ जाए, हमें खास बात ये याद रखनी है कि जीरो हमेशा सेकंड पे रखना है। किधर से? इधर से, दाएं से। ठीक है, तो मैं इसकी संख्या बनाता हूं। जैसे यहां आ गया मेरा, ये आ गया 1 0 2 4 7 8 और 9। मेरी ये संख्या जो है 7 अंकों की है और सबसे छोटी। मैंने जीरो को कहां रखा? 2 नंबर पे। बाकी जो छोटे से बड़े अंक लिख दिए से। तो हमारे ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो क्या हो जाएगा कि ये हो गया ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो गया हमारा। ठीक है, फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। 28 के गुणनखंड है। अब 28 के गुणनखंड हमें पता है, एक सब का गुणनखंड होता है, फिर 28 में 2 का भाग जाता है, फिर 28 में 4 का जाता है, फिर 28 में 7 का जाता है, फिर 14 का जाता है और 28 का खुद का जाता है। प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड एक होता है और एक वह स्वयं होती है। तो हमारे गुणनखंड आ गए 1 2 4 7 14 28। तो इससे हमारा ऑप्शन हो गया 3। फिर आता है 800 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। देखिए दोनों की इकाई देखिए पहले तो, यहां ग्राम है यहां किलोग्राम है। तो सबसे पहला ध्यान ये रखना कि दोनों की इकाई सेम होनी चाहिए। इकाई एक जैसी नहीं होगी तो हमें प्रतिशत निकालने में कठिनाई आएगी। तो हमें पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते, तो 4 किलोग्राम के 4000 हो गए। फिर 800 का निकालना है तो गुणा 100 से कर दो प्रतिशत में बदलने के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 4 एकम 4 4 दूनी 8, यानी कि 20% मेरा आंसर आ गया। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, तो अगला प्रश्न हमारा है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रम से 180 और 3 है। यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हमें एक छोटी सी जानकारी याद रखनी है, क्या कि एलसीएम गुणा एचसीएफ, और ये किसके बराबर होता है? दोनों संख्याओं के गुणनफल के। दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमें क्या करना है कि 180 और 3 का गुणा करना है, फिर उसमें 45 का भाग लगाना है। तो मैं यहां करता हूं 180 गुणा 3 बट्टे 45। 3 के पहाड़े से इनको काट देते हैं, ये हो गए 15। फिर 15 का भाग 180 में लगाते हैं तो 15 एकम 15 और बच गए 3, तो 15 दूनी 30, यानी कि मेरा कितना आ गया? दूसरी संख्या आ गई 12। इसका मतलब पहला जवाब जो है मेरा सही है। फिर चलते अगले सवाल की ओर। हमें पहला क्या करना होगा कि आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर आयत और पार्क पथ जो है उन दोनों का क्षेत्रफल साथ में निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यह सूत्र आपको याद रखना है। तो 70 है लंबाई उसकी और चौड़ाई हो जाएगी 40, तो 7 चौके 28 और आगे 2 जीरो लग गए। मीटर स्क्वायर मेरा क्या आ गया? उस पार्क का क्षेत्रफल। फिर अब पथ जो है चारों ओर बना हुआ, इसका मतलब 3 जो है लंबाई में भी जुड़ेंगे इधर से और उधर से, तो डबल जुड़ जाएंगे। 3 का दुगुना 6 जुड़ेगा दोनों तरफ से और वो चौड़ाई में भी जुड़ेगा। पार्क का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना हो जाएगा? लंबाई हो जाएगी 76 और मेरी चौड़ाई हो जाएगी 46। इन दोनों को मुझे गुणा करना है, तो गुणा कर लेते हैं सीधा कि ये 76 लिखा, 46 से गुणा कर लिया, 36 3 42 और 3 45 और फिर 4 से किया तो 24 का 4 2 हासिल में 7 चौक 28 और 30। तो आ गया गुणा कितना कि 6 5 4 9 और 4 3 3496 आ गया। कितना कि पार्क और जो रास्ता है उन दोनों का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें पूछा किसका है? केवल पार्क जो है उसके बाहर रास्ता बनाया, उस रास्ते का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल, तो पार्क सहित जो रास्ते का क्षेत्रफल है उसमें से मुझे क्या करना है? पार्क का क्षेत्रफल घटाना है। तो मैं घटा लेता हूं 2 8 0 0 घटाया 6 9 14 में से 8 घटाए 6 और ये 0 हो गया, यानी 696 मीटर स्क्वायर। 696 मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही आंसर आ गया। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लिखा, एक बस 10:45 पर सुबह 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। वह अपने गंतव्य से, उसको जहां पहुंचना है लक्ष्य से 245 किलोमीटर दूर है, वहां लक्ष्य पर कितने बजे पहुंचेगी। हमें क्या निकालना है? बस के पहुंचने का समय। तो समय के लिए हमें पता है कि पहले तो समय निकालने का सूत्र होना चाहिए। तो समय का सूत्र होता है समय बराबर दूरी बट्टे चाल। अब दूरी कितनी है मेरी? 245, चाल कितनी है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी 245 बट्टे 70, 7 के पहाड़े से काट देता हूं, ये हो गए 10, ये हो गए 35। 1 जीरो है, पॉइंट लगा के बढ़ा लिया मैंने, 3.5 घंटे। यानी उस बस को पहुंचने में कितने घंटे लग रहे? 3.5 घंटे। अब 10:45 से लेके 3.5 घंटे देख लीजिए कितने होते हैं, तो 2:15 बजे हो जाएंगे। सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर। तो हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 9:4 है,
तथा प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 5:3 हो जाता है, तो संख्याएं ज्ञात करो। तो ऐसा प्रश्न जब भी आता है तो इनका x मान कर हम कर लेते हैं। तो इसके साथ में x, इसके साथ में भी x लिखते हैं कि पहले संख्या कितनी थी 9x, दूसरी संख्या कितनी होगी 4x। फिर हमें कह रहा है इन दोनों में 7 जोड़ना है, तो हमने क्या किया, इसमें भी 7 जोड़ा, इसमें भी 7 जोड़ लिया। फिर कह रहा है इनका अनुपात जो है कितना हो जाता है 5:3। तो मैं ऐसे लिख लेता हूं 9x + 7/4x + 7 बराबर 5/3। ये अनुपात हो गया 5:3। अब क्या करना है, तिरछा गुणा हो जाएगा और ये इससे गुणा हो जाएगा। तो कितने हो गए कि 9 × 27 x + 21 और यहां आ गया 5 × 20 x + 7 × 35। ये दोनों बराबर आ गए। तो अब यहां देखें इसमें से घट गए, तो ये हो गए 7x और इधर क्या बच गया मेरे 35 में से ये 21 घट गए, तो कितने बच गए कि 4 और 1 14। तो x बराबर कितना आ गया 2, यानी कि x बराबर 2 आ गया। तो हमने संख्या क्या मानी थी 9x, तो 9 दूनी 18 और एक संख्या मानी थी 4x, तो हो गए 4 दूनी 8, यानी 18 और 8 जो है मेरा सही जवाब आ गया इसका। फिर 700 रुपए पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। हमें क्या निकालना, पहले तो ब्याज, फिर उसको मूलधन में जोड़ लेंगे तो आ जाएगा मिश्र धन। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है PRT/100, यानी कि इंटरेस्ट बराबर कि प्रिंसिपल रेट और टाइम, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100 और ये आ जाएगा ब्याज। तो मूलधन है 700 गुणा दर कितनी है 3% और गुणा समय कितना है 6 वर्ष, बट्टे में कौन आ जाएगा 100। सबको गुणा किया तो 7 × 21 और 21 × 126, 126 आ गया ब्याज, मूलधन था 700, दोनों को जोड़ लो तो हो गए 26 और 826 आ गया क्या मिश्र धन। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल है कि 800 में से कम किस संख्या को घटाया जाए कि इस प्रकार से प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। तो हमें पता है 800 के आसपास हमारे किस किस का वर्ग आता है, जैसे 27 का वर्ग कितना होता है अपना, होता है 729 और 28 का वर्ग होता है 784 और 29 का वर्ग होता है 841, वो ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब 800 में से कोई संख्या घटाएंगे तो या तो वो 729 आएगी पूर्ण वर्ग या आएगी 784। तो हम क्या करते हैं 784 में से 800 घटा के देख लेते हैं। तो कितने हो गए 6, तो हो गए 90 और बचे कितने 10 16। मतलब अगर मैं 16 घटाता हूं तो मुझे पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाती है और मेरा ऑप्शन में एक सही जवाब है। ठीक है, अगला सवाल है यदि 96 स्टार 88 संख्या 9 से विभाजित होती है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो हमें 9 का विभाज्यता का नियम याद रखना है कि कोई भी संख्या उसके सभी अंकों का आपस में योग अगर 9 का गुणज होता है तो वो संख्या क्या होती है 9 से विभाजित होती है। तो हम जोड़ते हैं 9 और 6 15, 15 और 8 23, 23 और 8 कितने हो गए 31। अब 9 का भाग जाने के लिए 9 का गुणज कितना होता है 36, तो 31 में 5 जोड़ने पर आता है। तो ये हो गया सीधा ही अपना 9 से विभाजित, ऑप्शन 1 सही हो गया। फिर अगला सवाल है 0.9 बट्टा 0.003 प्लस 2.7 बट्टा 0.9 का मान है, इसका मान निकालना है। तो मैं यहां हल कर रहा हूं, ये हो गया 9/3 और नीचे देखिए 3 अक्षर है दशमलव के और इधर 1, तो मैं ऊपर 2 जीरो लगा देता हूं। फिर इधर प्लस में 2.7 और दोनों में 1 अक्षर है तो ये सीधे हो गए 27/9। अब इनको काट देते हैं, 9 एकम 9 और 9 3 27, फिर इधर कट गए 3 एकम 3 300। ठीक है, तो कितना हो गया कि 300 प्लस 3 यानी कि 303। तो उत्तर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और अगला सवाल है प्रश्न नंबर 52, कितने वर्षों में 350 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 84 रुपए होगा। तो इसमें सीधा सा एक हमें ब्याज का सूत्र तो याद रखना ही है कि I बराबर PRT/100। ठीक है, अब जो चीजें हमें दी हुई है उनको वही लिखते हैं और ऐसे सवालों में जब ब्याज दिया होता है तो हमें कंफर्म है कि इन तीनों में से कोई एक चीज पूछेगा, मूलधन पूछेगा या दर पूछेगा या समय। तो जो चीज पूछता है उसको वही रखना, बाकी 2 को ब्याज के बट्टा में भेजना और 100 को गुणा कर देना। तो यहाँ ब्याज है मेरा 84 रुपए, गुणा 100 से कर दूंगा मैं, और दिया हुआ क्या है मूलधन 350 रुपए, गुणा कर दूंगा 6% दर से। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 6 का भाग इसमें लगा देते हैं तो 6 कम 6 और ये हो गया 1 और 4 14। अब
ये 7 के पार्टे से कट जाएंगे, 7 दूनी 14 और ये हो गए 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 2 वर्ष, 2 दूनी 4 वर्ष जो है हमारा सही जवाब आ गया। ठीक है, फिर ये है बोर्ड मार्क्स पर अगला सवाल कि सरलीकरण का जो है सरल करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, बोर्ड मार्क्स के नियम के हिसाब से पहले कोष्टक को देखते हैं, फिर जो है भाग, गुणा, जोड़ और लास्ट में बाकी को करते हैं। लेकिन हम लगातार जो ब्रैकेट मिलते हैं उसी हिसाब से करते जाते हैं। तो ये 3 है तो 3 रह गया, 4 का भाग 16 में लग गया तो ये गुणा में आ गया। फिर प्लस इधर क्या है कि 1 से 1/2, इस कोष्टक में पहले भाग होगा तो 3/2, अब भाग का उल्टा कर देते हैं गुणा, तो हो गए 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल, फिर बचे कितने कि 18 और ऊपर 2 बच गए तो ये हो गए 36। ये पूरा कोष्टक एक साथ हल हो गया कि 2/3 हुए, 3 से 3 कट गए, 18 दूनी 36 हो गए और बाहर से 3 गुणा में आ रहा है। फिर माइनस, ये होती है रेखा बंधनी विनुकुलम जिसको कहते हैं। इसके नीचे का पहले हमें अलग हल करना है, फिर ये माइनस का अलग हो जाएगा। तो 18 और 3 21, ये हो गया हमारा यहां तक। फिर ये 12, 36 ये 108 और ये माइनस में 21 है। अब इन दोनों को जोड़ के 21 घटा सकते हैं, चाहे पहले घटा लें तो ये होते हैं 120 और माइनस 21 हो गए तो मेरे बच गए 99। तो ये दूसरा ऑप्शन एकदम सही हो गया। फिर लिखा है 1 से 30 तक की अभाज्य संख्याओं का योग होगा। तो 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, उनका योग। तो हमें पता है 1 से 10 के बीच में 4 आती है कि कौन कौन सी, 2, 3, 5, 7। फिर 11 से 20 के बीच में और 4 आती है, कौन सी कि 11, 13, 17, 19। और 21 से लेकर 30 के बीच में 2 ही अभाज्य संख्या आती है, कौन सी आती है, एक होती है 23, एक होती है 29। अब इनका योग पूछा है हमसे, तो सीधा सीधा योग कितना होता है, 2, 3, 5, 5, 10, 10, 7, 17, 17, 18, 18 और 3 हो गए अपने 21, 21 और 7 28, 28 और 9 हो गए 37 और ये 3 40, 40 और 9 49 का 4 हासिल में 4, 4 1 5 6 7 8 8 2 10 2 12 129 जो हमारा योग हो गया 1 से लेकर 30 तक की अभाज्य संख्याओं का। सवाल है प्रश्न नंबर 55, लिखा है 22 मीटर लंबी, 7 मीटर ऊंची तथा 24 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने हेतु कितनी ईंटें चाहिए, जबकि एक ईंट की माप 25 सेंटीमीटर गुणा 11 सेंटीमीटर और गुणा 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पहले तो हमने जब भी ऐसे सवाल आए पहले भी बताया हुआ है आपको कि इकाई जो है इनकी सेम होनी चाहिए। जैसे अभी एक पीछे सवाल आया था 800 ग्राम और 4 किलोग्राम वाला, उसमें भी ग्राम किलोग्राम था। तो यहां भी देखिए ये मीटर में दिया हुआ, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में। तो इसको भी हम सेंटीमीटर रख लेते हैं, इनको मीटर बनाते हैं, क्योंकि ईंट की माप जो है हमें वो भी सेंटीमीटर में दी हुई है। एक तो इकाई का ध्यान रखना है। दूसरा, जब भी ऐसा सवाल आता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वाला, तो हमारे दिमाग में तुरंत एक आकृति आ जानी चाहिए कि वो आकृति कैसी, घनाभ की। और अब इसका दिया हुआ क्या है कि ईंटें गिननी है, तो ईंटें गिनने के लिए हम क्या कर लेंगे, दीवार का आयतन निकालेंगे। तो दीवार का आयतन घनाभ का आयतन, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ये हो गया 2200 सेंटीमीटर गुणा 700 गुणा 24 बटे 25 गुणा 11 गुणा 6। अब जो काटना है हमें सीधा सीधा 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो 2 जीरो लग गए पीछे, 25 एकम 25, 25 आठे 200 और ये हो गया 6 चौके 24। अब हमें क्या करना है कि इनका गुणा करना है, तो 7 चौके 28 और 28 का 8 से गुणा कर लिया तो कितने हो गए कि 28 आठे हमारा हो गया 8 2 8 64 का 4 हासिल 6 और 8 दूनी 16 और 6 22, तो ये लग गए हमारे कितने 2 जीरो पीछे। तो 22,400 ईंटें जो है हमारी उस दीवार में लग जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 से हो गया। फिर यहां लिखा है कि एक संख्या दी है और उसको शब्दों में हमें किस प्रकार लिखना है, ऑप्शन हमारे पास नीचे दिए हुए। तो हम पहले तो इसको गिनते हैं कि कौन से स्थान तक है ये, तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब ऑप्शन को देख के हमें पता चल रहा है कि ये कौन सी पद्धति है, भारतीय पद्धति। तो कोमा के हिसाब से भी देखें तो पहली यहां लगती है फिर यहां लगती है, यानी 85, 76 और 347 ये अलग अलग हो गए। तो ये हो गया 85,76,347। तो ऑप्शन देख लीजिए 85,76,347, ऑप्शन नंबर 4 हमारा एकदम सही हो गया। किसी वस्तु के मूल्य को पहले 25% बढ़ाया जाता है, फिर उस पर 10% की छूट दी जाती है। तो इस प्रकार जो है वस्तु का जो है मूल्य, उसमें कुल कितनी वृद्धि हुई है या कमी हुई है वो हमें निकालना है। तो देखते हैं ऐसे सवाल जब भी आते हैं, हमने बताया आपको 100 के बेस पे हम कर लेते हैं कि अगर वस्तु का 100 रुपए अंकित मूल्य तो उस पर अंकित कितना किया जाता है 125। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, इस 125 पर वो कितनी छूट दे रहा है 10 की, यानी 10/100 इंटू 125, ये हो गया 12.5 की,
यानी 125 पर 12.5 रुपए की छूट देता है। तो बचे कितने कि इसमें से घटा लेते हैं, तो ये बच गए 112.5। अब अंकित मूल्य कितना था 100 रुपए। 100 रुपए पे फिर बेच कितने में रहा है कि 112 रुपए 50 पैसे में बेच रहा है। तो प्रतिशत में निकाल लेते हैं कि 12.5 रुपए ज्यादा ले रहा है। 100 रुपए अंकित मूल्य, 100 पे निकालते हैं तो कितना हो जाएगा कि 12.5% की जो है वो वृद्धि करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया हमारा। ठीक है, अगला जो प्रश्न संख्या 58 वो क्या कह रहा है कि 6/10 प्लस 9/1000 प्लस 4/100 का मान दशमलव में होगा। तो हमें सीधा सीधा क्या करना है कि जितने जीरो लगाए उतने अक्षर छोड़ के हम पॉइंट लगा के फिर इनको जोड़ लेते हैं। तो ये हो गया 0.6। ये 3 अक्षर है तो 3 अक्षरों के बाद में यहाँ एक ही है, तो हम क्या करते हैं 2 जीरो लगाते हैं फिर लिख लेते हैं इसको। ये हो गया, इसमें 2 जीरो तो एक अक्षर छोड़ के होता है, तो 4 जीरो और ये हो गया। अब इनका योग कर लेते हैं, 9 के 9, 4 के 4, 6 के 6 और 0 और 3 के बाद में, यानी 0.649। तो कहाँ आया हमारा ऑप्शन नंबर 2, 0.649। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। संख्या जो दी हुई है कितनी है कि इकाई, बाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 34,70,785 का निकटतम 1000 तक सन्निकट मान है। अब सन्निकट मान जहां तक हमें बोला उसके पहले वाले स्थान तक का अंक हमें देखना है। तो इसमें बोला 1000 तक, तो हम कौन सा अंक देखेंगे सैकड़े का, कि इसके सैकड़ा का अंक क्या है 7, और सैकड़ा का अंक जो 5 या 5 से ज्यादा होता है तो हम 1000 वाले स्थान में क्या कर लेते हैं, एक बढ़ाकर लिख लेते हैं। तो यहाँ 0 की जगह 1 हो जाएगा और इन बाकी बचे हुए को हम 0 कर लेंगे। तो हमने क्या देखा कि 3, 4, 7, 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखने पर ऑप्शन में चौथे ऑप्शन में हमें मिल रहा है, तो हमारा सही जवाब चौथा ऑप्शन हो जाएगा कि 34,71,000 हमारा सही आंसर हो गया। फिर लिखा, एक व्यापारी ने अपनी वस्तुओं को 75 रुपए में बेचकर उतना ही प्रतिशत लाभ अर्जित किया जितना कि क्रय मूल्य था। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? ऐसे सवाल सीधे ऑप्शन से करें तो ज्यादा आसान रहते हैं, वरना एक्स मानकर भी किया जा सकता है। तो मैं सीधा ऑप्शन से करके बताता हूं कि जितना क्रय मूल्य है उतना ही प्रतिशत लाभ अर्जित कर रहा है वो। तो हमें देखते हैं यहाँ 30 रुपए है। अब 30 रुपए अगर वो क्रय मूल्य है तो 30% उसको लाभ होता है। तो हम निकाल के देखते हैं कि 75 में से 30 घटाते हैं तो कितने रुपए लाभ हो जाता है 45। तो हमारे 45 का अगर प्रतिशत देखें हम 30% निकालते हैं तो कितना होता है कि 30/30 इंटू 100 लाभ प्रतिशत का निकाल लिया हमने। प्रतिशत दिया हुआ जो क्रय मूल्य पे होता है लाभ, तो 30 रुपए क्रय मूल्य हो गया और प्रतिशत लाभ कितना हो रहा है 45। तो 45 का कैसे हो गया, ये 0 और ये हो गए 3 और ये 15, तो हमारे कितने हो रहे 150 हो रहा है, जबकि हमारे इतना आया नहीं। 30 रुपए का 30% आना चाहिए। तो ऐसे ही 60 में करते हैं कि 60 से 75 में कितने रुपए का लाभ हो रहा है कि हो रहा है हमारे 15 रुपए का। तो 15 रुपए का लाभ बट्टे 30, ये 60 इंटू 100, तो 1 0 से 1 0 और ये हो गए 2 से 5 और ये हो गए 5, 5 5 25। फिर भी नहीं हो रहा, इसमें भी 50 रुपए में देखते हैं कि 50 रुपए का लाभ है तो 25 रुपए का लाभ हो गया, 25 बट्टे 50 इंटू 100। तो 0 से 0, 5 एकम 5, 5 5 25, यानी 50 रुपए का 50% लाभ हमारे आ गया। तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया हमारा सही जवाब। तो दोस्तों आपने 2 भाग कंप्लीट कर लिए हैं। एक तो खंड ए जिसमें रीजनिंग का पोर्शन था वो मैंने करवाया था, और दूसरा जो खंड था वो था मैथ्स का, अंक गणित का, तो वो आपके धर्मेंद्र सर ने आपको करवा दिया है। तो अब क्वेश्चन जो हो गए अपने, क्वेश्चन कितने हो गए 40 रीजनिंग के और 20 मैथ्स के, यानी कि 60 क्वेश्चन हो गए, यानी कि 3/4 जो पेपर है वो कंप्लीट हो गया। इसमें से आपके कितने सही हो रहे हैं वो एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि भाई मेरे इतने सही हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, देखते हैं, देखें, जल्दी से कमेंट करो, तब तक मैं आगे के क्वेश्चन कर रहेंगे। अब हम करने वाले हैं हिंदी का पोर्शन, जिसमें क्या है अनुच्छेद है, 4 अनुच्छेद है और 20 क्वेश्चन है। प्रत्येक अनुच्छेद में 5 क्वेश्चन दिए गए। तो हम अब करने वाले हैं हिंदी का पोर्शन। बात करते हैं हम खंड 3 की, जो भाषा का है, हम हिंदी भाषा का ले रहे हैं। हिंदी भाषा में अपने क्या है अनुच्छेद आते हैं, क्या आते हैं 4 अनुच्छेद आएंगे, 4 अनुच्छेद में 5-5 क्वेश्चन आने वाले। तो हम पहले तो आराम से करना, आपको 2 घंटे एकदम सफिशिएंट होंगे, आराम से इसको पढ़ना है और आराम से आंसर देना। देखो मारकर दूसरा ले लेता हूँ। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं, वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर
कितने मीटर? 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा बने होते हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है, पर्वतों की ढालों से क्या बहती है? नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपर्दित कर देती है। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है। इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। अब पहला क्वेश्चन है, मैदानी भाग समुद्र तल से, ब्लैंक दिया हुआ है यहाँ पे, से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। तो हमने ये पढ़ा तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। तो अपना जो पहला आंसर, जो पहले क्वेश्चन का वो आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2। अगला है नदियां बहती है। अब नदियां बहती है तो हमने पढ़ा कि नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है। इसमें है झीलों में? नहीं। दूसरा है घाटियों पर ऊपर की ओर, ऊपर थोड़ी ना जाएगी नदियां, ये गलत। पर्वतों की ढालों पर ऊपर की ओर, यह भी गलत। पर्वतों की ढालों पर नीचे की ओर, हाँ, ये जो ऑप्शन है अपना दूसरा, ऑप्शन नंबर 4 दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आगे क्वेश्चन जो है 63 नंबर का क्वेश्चन है, समतल का विलोम शब्द है। समतल का अवतल, उत्तल, ये तो नहीं होगा। ढालू या ढाल, इसका जो समतल है तो समतल का विलोम शब्द जो होगा वो होगा ढालू। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अपर्दित पदार्थों के उदाहरण है। अपर्दित पदार्थ देखो ये रे, नदियों द्वारा ढालों पर नीचे की ओर बहते हैं। और यहाँ पे हमने पढ़ा था ये रहा, देखो अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन है? घर, मकान नहीं, पर्वत नहीं, झील नहीं, ढालू और सिल्ट जो है वो अपना आंसर होगा। अधिकांश मैदानी भाग, अधिकांश मैदानी भाग बने होते हैं। यहाँ पे लिखा था हमने, देखा है कि अधिकांश, कुछ मैदानी भाग काफी समतल होते हैं। अधिकांश मैदान नदियाँ तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा बने होते हैं। तो नदियाँ तथा उनकी सहायक नदियों से, ये रहा अपना पहला ऑप्शन। इसमें देखो समतल का जो होता है वो खुरदरा भी होता है, लेकिन जो हमारे अनुच्छेद में है उस हिसाब से हमें ये आंसर देना है। आगे का अनुच्छेद नंबर देखो 2, दूसरा अनुच्छेद है अपने। दूसरा अनुच्छेद पढ़ते हैं हम। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देख सकते हैं। यह अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद इसे नहीं देख सकते। ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब आगे हम क्वेश्चन की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 66 जो है वो है, अनुच्छेद में चमकते बिंदु किसे कहा गया है। तो अनुच्छेद में जो चमकते बिंदु कहा गया वो ऑप्शन नंबर 2 तारों को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण चंद्र वाली रात कहलाती है। पूर्ण चंद्र वाली रात अपने हम यहाँ पढ़ा था, गणना नहीं कर सकते, चंद्रमा को भी देख सकते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियां दिखाई पड़ती है। आप पूर्ण चंद्र को 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं।
यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा कहलाती है। ये अपना आंसर रहा। तो चंद्रशशी, पूर्णिमा, पूर्णिमा और पूर्णचंद्र, तो अपना जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, पूर्णिमा। आगे क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 68 नंबर जो क्वेश्चन है वो है अलग अलग दिनों में चंद्रमा का आकार। अब इसके आगे बताना है कि एक जैसा रहता है, सदैव बड़ा ही होता है, अलग अलग होता है या सदैव छोटा ही रहता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। तो अपना यहीं से आंसर निकलेगा वो होगा अलग अलग होता है। आंसर ऑप्शन नंबर जो 2 है वो अपना आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखो, 69 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कुछ तारे खाली स्थान दिया हुआ है, चंद्रमा के समान चमकते हैं बिना टिमटिमाहट के, टिमटिमाते हुए, सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी और चंद्रमा। तो हमने यहाँ पे प्रश्न पढ़ा था देखो कि ये बिना किसी टिमटिमाहट के, तो अपना आंसर जो है वो यहीं से निकल के आ जाएगा, ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। तो अपना जो पहला ही ऑप्शन है वो अपना आंसर हो जाएगा। इस अनुच्छेद का लास्ट क्वेश्चन देखो, रात्रि का विलोम शब्द, हमें रात्रि का क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है। दिवस, दिल नहीं है यहाँ पे, क्या है, दिन, दिन, दिवस, दिन, रात और अमावस्या। तो रात्रि का जो विलोम शब्द है वो तो ये पर्यायवाची तो हो गया रात, और दिवस और दिन, तो रात्रि का जो विलोम शब्द होगा वो होगा दिन। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब अपना अनुच्छेद है तीसरा, कौन सा, तीसरा, सेकंड लास्ट, पतंग बनाने वाला, पतंग बनाने वाला। अब देखो यहाँ पे क्या, आप ऐसे वर्ड, ऐसे शब्दों को अंडरलाइन करते जाना कि भाई पतंग बनाने वाला कौन था, तो आपको सीधा दिमाग में रहेगा कि भाई पतंग बनाने वाला कौन था। पतंग बनाने वाला कौन था, महमूद। अपनी जवानी की उम्र में सारे नगर में प्रसिद्ध था। उसकी उत्तम कारीगरी की पतंगों में कुछ तो, अब उत्तम कारीगरी की जो पतंगें थी उसकी तो कितने रुपए की बस बिकती थी, 3 और बिकती थी। नवाब के कहने पर उसने एक विशेष प्रकार की पतंग बनाई, तो नवाब के कहने पर, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दो। जो उन सभी पतंगों से क्या थी, भिन्न थी। नगर में ऐसी पतंग जो पहले कभी नहीं देखी गई, उसे एक विशेष प्रकार के रंग बिरंगे कागजों से तैयार किया गया। कैसे तैयार किया गया, एक विशेष प्रकार के किनारे पर एक घास की टहनी बांध दी गई। कहां पर बांध दी गई घास की टहनी, पतंग के इस कोई गोले के किनारे पर। आगे वाले गोले की सतह थोड़ी बाहर की तरफ झुकी हुई थी और पतंग पर एक चेहरा बना हुआ था जिससे शीशे की 2 छोटी छोटी आंखें लगी हुई थी। सिर से पूंछ तक आकार में छोटे होते हुए गोले, यानी कि ऊपर सिर से, यानी ऊपर के भाग से नीचे के भाग तक गोले बनाए गए, उस पे बड़े से छोटे को रेंगते हुए सांप की शक्ल देते थे। मतलब कि सांप के जैसे, ऐसे उसको ऐसे बना दिया। ठीक है, इस भारी नमूने को पृथ्वी से ऊपर उठाने के लिए बड़े कौशल की आवश्यकता थी। एक हैवी ड्राइव की जरूरत थी उसे उड़ाने के लिए। इसे केवल महमूद ही संभाल सकता था। तो इसका कौन संभाल सकता है, इसे महमूद संभाल सकता था। महमूद कौन था, वो पतंग बनाने वाला। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। 71, घास की टहनी बांधी, घास की टहनी डोर में बांधी, पतंग में बांधी, गेट पर बांधी या घर में बांधी। तो सीधा हमें पता है कि पतंगों में कुछ, यहाँ पे देखो हमने पढ़ा था, पतंग अगर पतंग तैयार की गई एक गोले किनारे पर, यानी कि गोले इसके एक पतंग के, ठीक है। तो अपना आंसर सेकंड, पतंग बनाने वाला था। पतंग बनाने वाले का नाम बताना है, तो पतंग बनाने वाला का मैंने कहा कि अंडरलाइन कर लो, काम आएगा। तो कौन है, महमूद, अपना तीसरा ऑप्शन। आंख का पर्यायवाची, आंख द्युति और प्रकाश देखो दोस्तों, ये जो अनुच्छेद है ये है अनुशासन।
यानी कि अनुशासन जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है। यदि अनुशासन आपके जीवन में है तो आप 0 से अनंत तक जा सकते हो, ऊपर हाई लेवल तक जा सकते हो। लेकिन यदि आपका अनुशासन नहीं है तो आप समाज में, देश में ऊपर आगे नहीं बढ़ सकते। और हम बात करें तो एक चीज़ मैंने देखिए, अभी की बात मैं बता दूं, अब आप कहोगे ये बात क्यों बता रहे हो, तो मैं एक बात ये बता दूं, हम कहते हैं कि मशीनें नहीं थकती, लेकिन आज मशीनें भी थक गई हैं। मशीनें थकती है। मेरा जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा कैमरा फ़ोन जो है वो एकदम लो बैटरी हो गई उसकी, लेकिन मैं अभी तक नहीं थका हूँ। सुबह से लगा हुआ हूँ, शाम हो गई है, शाम के 8 बजे हैं और मैं अभी तक लगा हूँ, लेकिन मैं थका नहीं हूँ। तो आप कैसे थक सकते हो? आप भी अपनी तैयारी जारी रखो, मैं भी अपनी तैयारी करता हूँ। ठीक है, अनुशासन का अर्थ मैं बात करूँ कि अनुशासन का अर्थ क्या होता है, तो अनुशासन का अर्थ है नियमों एवं विधियों का पालन करना। जो प्रकृति में नियम है, विधियाँ हैं, उनका हमें पालन करना है, यही हमारा क्या है, अनुशासन है। अनुशासन की कसौटी, कसौटी का अर्थ होता है एक मानदंड, कोई चीज का मानदंड, यानी कसौटी का जो अर्थ है, अनुशासन की जो कसौटी है वो है स्वशासन। क्या है? स्वशासन, यानी कि बिना किसी दबाव या भय के स्वयं सहज रूप से नियमों का पालन करना। जिस व्यक्ति का परिवार या समाज या देश अनुशासित होता है वह प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहता है। ये बात मैंने अभी आपको बताई कि जो भी अनुशासन में व्यक्ति रहता है वो आगे बढ़ता है। अनुशासित व्यक्ति अपने आचरण से मूल्यों के व्यवहार में ढलकर आदर्श प्रस्तुत करता है। यानी कि एक अनुशासन में यदि व्यक्ति कोई रहेगा तो वो किसी ना किसी का क्या बनेगा, आदर्श बनेगा। वह आत्म संयम से यह समझता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। किसे? आत्म संयम से, यानी कि खुद खुद के दिमाग से या खुद के मन से वो समझता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। अनुशासन एक प्रकार का भाव है जो लोक मंगल की ओर प्रवृत्त रहता है। समाज और राज नियमों, सदाचार के नियमों का अनुशासित व्यक्ति स्वेच्छा से पालन करता है, फलते अनुशासन उसके स्वभाव का अंग बन जाता है। यदि हम अनुशासन को फॉलो करेंगे हर रोज तो उसकी एक आदत बन जाती है। कहते हैं कि 21 दिनों में कोई आदत लग भी जाती है और कोई आदत छूट भी जाती है। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। 76 नंबर का जो क्वेश्चन है, अनुशासन की कसौटी है, तो अनुशासन की कसौटी है स्वशासन। यहाँ पे ये सीधा सीधा दिया हुआ है स्वशासन, अपना पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुशासन का वास्तविक अर्थ क्या है? अनुशासन का अर्थ है नियमों एवं विधियों का पालन करना। तो शिष्टाचार का पालन करना, पंक्तिबद्ध खड़े रहना, दंड के भय से नियमों का पालन, नियमों एवं विधियों का पालन करना। ऑप्शन जो 4 है वो अपना राइट हो जाना। कसौटी, कसौटी का जो पर्यायवाची है वो है मानदंड। क्या है? मानदंड। आगे की क्वेश्चन देखो। अब हम पेपर के अंतिम पड़ाव पे है और आपका भी जो पेपर है मेरे ख्याल से जो आप दे रहे होंगे और आपका भी कंप्लीट होने वाला है। तो अनुशासन मनुष्य को प्रेरित करता है स्वार्थ की ओर नहीं, अधिकाधिक संग्रहण की प्रवृत्ति की ओर नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर 3 होने वाला है लोक मंगल की ओर। ये आत्म केंद्रित प्रवृत्ति की ओर नहीं होके क्या होगा, यहाँ पे देखो अनुशासन एक प्रकार का भाव है जो लोक मंगल की ओर प्रवृत्त रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। आत्म संयम से अभिप्राय है, आत्म संयम से क्या अभिप्राय है? तो आत्म संयम से यह समझता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो करने और न करने योग्य कार्यों का क्या होना चाहिए, हमें ज्ञान होना चाहिए। ये हुआ अपना नवोदय का जो 20 जनवरी को होने वाला पेपर है उसका गेस पेपर था। मेरे ख्याल से इसी प्रकार का क्वेश्चन देखो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे हूबहू। और
आशा करता हूँ आपका वहीं पे जो 20 जनवरी को पेपर है वो अच्छा हो, आपका सिलेक्शन हो, और धन्यवाद।